हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मगध का उद्भव। देखिए, मगध का उद्भव कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये हमारा जो टॉपिक है जनपद से साम्राज्य की ओर। तो मगध का अगर उद्भव के विषय में हम पढ़े तो हम इसका उद्भव का जो है शुरुआती दौर के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। तो मगध का उद्भव कैसे हुआ, कहते इन महाजनपदों में आसपास में संघर्ष की परिणाम स्वरूप जो है मगध अत्यंत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। क्योंकि महाजनपदों में आपसी संघर्ष जो है यहाँ पर जो है मगध को उदय होने के जो है रास्ते को साफ कर दिया। कहते हैं ये महाजनपद तो थी लेकिन आपस में इनका संघर्ष चलता ही रहता था। एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बन गया था और मगध का पहला जो है महत्वपूर्ण शासक था बिंदुसार। यानी बिंदुसार जो था पहला शासक था मगध का, जिसने 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व काल के दौरान यानी 52 वर्षों तक शासन किया। कहते हैं 52 वर्ष कम नहीं होते हैं शासन करने के लिए। इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 पक्षीय नीति अपनाई तथा वैवाहिक संबंध बनाना, शक्तिशाली शासकों से मित्रता करना और कमजोर पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त करना इसका सबसे बड़ा जो था उद्देश्य था। यानी महाजनपद को खत्म करने में बिंदुसार ने हर संभव कोशिश किया। कहते वैवाहिक संबंधों की नीतियों के अधीन बिंदुसार ने कौशल राज्य के राज्य प्रसेनजीत को बहन से भी विवाह कर लिया था। यानी राज्य को बढ़ाने के लिए प्रसेनजीत की बहन से विवाह करना राजनीतिज्ञ के सबसे बड़ा उसने सबूत दिया था। वह दहेज में अपने साथ काशी प्रदेश को भी लाई, जहां से कहते 1 लाख सिक्के का लगान मिलता था। काशी पर नियंत्रण और प्रसेनजीत के साथ मित्रता का मगध को अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका भी दे दिया। उसकी अन्य पत्नियां क्रमश लिच्छवी और मध्य पंजाब के प्रमुख की बेटियां थीं। उसने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर इस पर विजय प्राप्त कर लिया और अंग विशेष रूप से इसकी राजधानी चंपा दोनों स्थान स्वदेशी और जलमार्ग से व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार काशी और अंग पर विजय पाना मगध का साम्राज्य के विस्तार के लिए आरंभिक स्थल बन गए। यानी बिंदुसार ने यहाँ पर जो है बहुत ही चतुराई का जो है परिचय दिया। वो बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे और दोनों के बराबर सम्मान दिया करते थे। विश्वास किया जाता है कि या तो उनकी हत्या कर दी गई थी अथवा उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा उन्हें जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया होगा। लेकिन वह स्वयं ही राजगद्दी हथियाने के लिए बहुत उत्सुक था। यानी देखा जाए तो बिंदुसार की जो है हत्या की संभावना भी यहाँ जताई जा रही है। और कहते हैं ये बुद्ध और महावीर कि दोनों के ही समकालीन थे। यानी दोनों के समकालीन होने के नाते बिंदुसार का अपना एक विशेष स्थान यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है महाजनपदों का अंत करके जो है राज्य का शासन स्थापित किया। क्योंकि महाजनपद जो थे आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। कहते हैं जब आपस में राज्य संघर्ष करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो है फायदा उठाएगा, ये परम सत्य है। अजातशत्रु बहुत ही आक्रमणकारी व्यक्ति था और सबसे पहले उसकी लड़ाई उसके मामा प्रसेनजीत से हुई थी, जो बिंदुसार के साथ दुर्व्यवहार की वजह से नाराज था। उसने अजातशत्रु से उसकी मां के दहेज में मिले काशी प्रदेश को वापस लौटाने का आग्रह भी किया था। अजातशत्रु ने इसका जो इनकार कर दिया और एक घमासान लड़ाई के बाद ही जो प्रसेनजीत मगध सहित काशी को छोड़ने के लिए सहमत हुआ। इसी प्रकार अजातशत्रु हुए वैशाली के शासक अपने नाना चेतक के साथ भी युद्ध किया और 16 वर्ष तक चली लंबी लड़ाई के लड़ने के बाद वो वैशाली की ताकत को तोड़ने में कामयाब भी हो सका। और इसके साथ ही उसने काशी को तो अपने पास रख ही ली, वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया था। तो यही अजातशत्रु उसके बाद जो था बहुत बड़ा जो साम्राज्य के दावेदार बन के खड़ा हो उठा था। कहते हैं अजातशत्रु के जो है उत्तराधिकारी थे उदयन, और उसका सबसे बड़ा योगदान था कि उसने गंगा नदी और सेन नदी के संगम स्थल पाटलिपुत्र या पटना में एक किले का निर्माण भी करवाया।
युद्ध नीति के दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह स्थान न सिर्फ केंद्र में स्थित था बल्कि यहाँ पर जो है व्यापारिक और सैनिकों का आना जाना बहुत ही आसान था। उदयन के बाद जो है शिशुनाग राजवंश के उत्तराधिकारी बना। यानी देखा जाए तो अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयनयन और उसके बाद जो है शिशुनाग जो राजवंश के उत्तराधिकारी बना। और शिशुनाग के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी अवंती यानी मलाकार को हराकर उस मगध साम्राज्य का हिस्सा बनना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना जिसका पुत्र कलाकार अशोक था। यानी उत्तराधिकारी बना कौन? पुत्र कलश अशोक। इसी के शासनकाल में दूसरा बुद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था और शिशुनाग जो है राजवंशियों के बाद नंद वंश के राजा उत्तराधिकारी बने। कहते महामनंदर इसके प्रमुख शासक थे और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये निम्न जाति से कहे जो है गैर क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। इसके पास बहुत बड़ा जो है सैन्य बल था और उन्होंने कलिंग के अपने साम्राज्य में शामिल भी कर लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के बारे में बताएं तो इसी को ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और फिर अपना शासन स्थापित किया था। क्योंकि धनानंद जो था एक क्रूर और जो था एक भोगविलासी राजा था। ऐसा माना जाता है कि वह बहुत ही लड़ाकू और दमनकारी राजा था और उसने साधारण जनता पर करों और भारी बोझ लाद दिया था। यानी धनानंद बहुत क्रूर था और इस वजह से आम जनता में उसकी लोकप्रियता खत्म सी हो गई थी। अंत में चंद्रगुप्त ने जो है जनसाधारण की इस नाराजगी का फायदा उठाया और उसने नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। अब प्रश्न यह है कि मगध उस काल के अन्य सभी प्रदेशों पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता था। बेशक मगध ने अनेक योग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं का जो है फायदा उठाया, लेकिन इसके ताकत मूल रूप से वहाँ की कुछ भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित थी। इनकी पुरानी राजधानी जो है गिरिवर्ज या राजगिरी चारों ओर से जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिन्हें प्राकृतिक किले के रूप में इसकी रक्षा की गई थी। दूसरा, इस स्थान की नदी घाटी की उपजाऊ जमीन की वजह से यहाँ पर अतिरिक्त कृषि उत्पाद पैदा होने के कारण ऐसी परिस्थिति बनी जिसके फलस्वरूप एक बड़ा सैन्य बल खड़ा कर दिया जा सकता था। दक्षिण क्षेत्रों में इमारती लकड़ी और हाथी मिले। इसके साथ ही मगध को इस स्थान पर एक और लाभ मिला कि दक्षिण बिहार के पास मिले लोहे की खानों पर इसका नियंत्रण हो गया। मगध के साम्राज्य के लोहे तक पहुंचने ने यहाँ के अस्त्र को बहुत ही बेहतर और खेती बाड़ी के औजार की वजह से अधिक उत्पादन योग्य बना दिया। देखा जाए तो धनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य के नींव रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी चतुराइयों का सामना किया और बहुत चतुराई से इसका जो है कार्य किया और इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। तो कहते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय। आखिर मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ? मौर्यकालीन श्रोत्र के अंतर्गत कहते 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना को प्राचीन भारत इतिहास में एक जो है संक्रांति काल समझा जाता था। इस समय के दौरान पहली बार अनेक ऐसे स्रोत उपलब्ध हुए जिनसे अब इस काल के इतिहास पर बेहतर ढंग से प्रकाश डाला जा सकता है। अशोक द्वारा जारी किए गए अभिलेख सूचना के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं और कम से कम 44 ऐसे अभिलेख मिले हैं जो चट्टान और स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख जो है ज़्यादातर पाली भाषा में लिखी गई है और अधिकतर क्षेत्रों में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। ये शिलालेख प्राचीन भारत में लेखन के प्रथम साक्ष्य भी माने जा सकते हैं। यहाँ तक कि प्राथमिक स्रोतों का जो है संबंध यानी पंचमार्क्स यानी ढलाई करके बनाए गए मुद्रित सिक्के और कुम्हारों में स्थित अशोक महल के अवशेष और मूर्तियों के कुछ टुकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए उस समय के अगर हम सूत्रों की बात करें तो पंचमगढ़ यानी सिक्के कुम्हारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि उसके महलों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिले हैं। महल के अवशेष और मूर्तियों के कुछ टुकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें पंचमार्क्स के तो कहते हैं सिक्के कुम्हारा में से अशोक के जो है ये अवशेष और मूर्तियाँ बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इंडिका ऑफ मैगनीज। अर्थशास्त्र शासनकाल पर लिखा गया ग्रंथ था जो
राजाओं को यह परामर्श देता था कि अपने राज्य में शासन कैसे किया जाए और अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाता था। इंडिका सर्कुलर द्वारा भेजे गए यूनानी मैगनीज का यात्रा वृत्तांत है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। और दीपवंश और महावंश 2 श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है और विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक मुद्राक्ष भी एक अन्य जो है अवमूल्य ग्रंथ है। तो आपको याद होना चाहिए कि मुद्राक्ष किसके द्वारा रचित है? विशाखादत्त द्वारा रचित जो है मुद्राक्ष है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह जो है अमूल्य ग्रंथ के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है रुमानदेही के शिलालेख दिखाए गए हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा विचित्र, लेकिन पढ़ने वाले इसको पढ़ के जो है बहुत इसके मतलब निकाल चुके हैं। उसके पश्चात आता है मौर्यकालीन राजवंश। देखिए, मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 321 से लेके जो है 297 ईस्वी पूर्व तक अपना शासन को स्थापित रखा। यानी 321 से लेकर 297 ईस्वी तक उसने शासन किया और नंद की बहुत विशाल सेना विरासत में उसको मिला, जिसका उपयोग उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी और भारत के काफ़ी बड़े भाग को जीतने के लिए किया। उसका पुत्र जो था बिंदुसार था, जो कि 297 से लेकर 269 ईस्वी तक अपना राज्य किया और उसका उत्तराधिकारी बना। उसने यूनान के लोगों के साथ पारंपरिक व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान को काफ़ी बढ़ावा दिया, परंतु इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अशोक जो 269 से 232 ईस्वी में अपने पिता बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर हासिल किया था। देखिए, ये सिर्फ एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये बात मानी गई है कि उसने 99 भाइयों को हत्या करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था, परंतु किसी अन्य स्रोत से इस तथ्य की पुष्टि न हो पाने के कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अशोक ने जो है 261 ईस्वी पूर्व के आसपास कलिंग के साथ एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध भी लड़ा था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे अथवा उन्हें बंदी बना लिया गया था। शायद इससे रक्तपात ने उसके हृदय को करुण से भर दिया और उसने सैनिक बल के आधार पर राज्य विस्तार की नीति को छोड़ने का निर्णय किया और घोषित किया कि भविष्य में वो जो है भरी घोष युद्ध का नगारा में जो है धम्म के नगारे को बेहतर समझेगा। अपना संपूर्ण शेष जीवन उसने धम्म के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार में व्यतीत किया, परंतु उसका उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य के संगठित करने में असफल रहा और 187 ईस्वी में के आसपास के अंतिम शासक राजा जो विदुदर्श को अब उसके सेनापति पुष्पमित्र संघ ने हत्या कर दी और फिर यह साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। देखिए, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के बाद जो है बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद जो है कहते हैं कि अशोक आया, अशोक के बाद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ बात आता है कि उसके बाद अशोक के बाद जो है इसका शासन बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया था। यानी देखा जाए तो उसका उत्तराधिकारी जो थे बिल्कुल ही अयोग्य थे, जिसको जो है एक सेनापति ने जो है पुष्पमित्र ने बहुत ही सरलता से हत्या करके पूरे साम्राज्य पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो था यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का अंत भी हो गया। यहाँ पर आप जो है मानचित्र में देख सकते हो कि संकेतक के रूप में जो है स्तंभ अभिलेख स्थल को जो है डंडी रूपी दिखाया गया है, शिलालेख स्थल को एक ट्रायंगल शेप दिखाया गया है, छोटी पहाड़ी शिलालेख स्थल को जो है स्क्वायर शेप दिखाया गया है और आधुनिक शहर को जो है सर्कल के शेप में दिखाया गया है। तो ये मैप भी बहुत कुछ हम समझाने के लिए काफ़ी होता है कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ और किस जगह में जो इसके प्रमाण मिले हैं। और कहते हैं ये भारत के हर एक क्षेत्र में जो था फैला हुआ था, जिसकी अपनी एक विशेषता थी, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे आपका मुंबई हो, हर क्षेत्र में जो है इसका दबदबा देखने को मानचित्र में मिल सकता है।